सबको नमस्ते। आज हम इस सेशन में एक कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो है गॉल ब्लैडर समस्या। और वो इंडिया में बहुत ही कॉमन बन चुका है और लोगों में अवेयरनेस बहुत ही कम है। मैं हूँ रानीजीत। वेलकम टू टुडे हेल्थ लाइव सेशन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल प्रकाश, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और मैं वेलकम करती हूँ सर इस सेशन में। मेरा नाम डॉक्टर विशाल प्रकाश है। मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जेपी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर विशाल प्रकाश एक हाईली ट्रेंड एक्सपीरियंस सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो सर से हम आज जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर की समस्या के बारे में, कि उसका स्टोन्स, अटैक्स और डायग्नोसिस क्या है और सिम्टम्स क्या है। सर डिटेल में जानना चाहती हूँ। तो सर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि गॉल ब्लैडर बॉडी में कहाँ होता है और एक्चुअली उसका वर्क कैसा होता है हमारा बॉडी में। गॉल ब्लैडर हमारे पित्त को स्टोर करने का एक ऑर्गन होता है। उसका लोकेशन दाहिनी तरफ ऊपर के तरफ, जो राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं, वहाँ पे होता है। जो लीवर के अंडर सरफेस में गॉल ब्लैडर फोसा में होता है, सेगमेंट 4B और 5 में होता है। इसका फंक्शन मोस्टली रहता है कि जो भी लीवर आपका बाइल बनाता है उसको टेम्पोरली स्टोर करता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो फिर वो बाइल रिलीज होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के कारण, और उसके कारण हमें फैट डाइजेशन में पित्त हमें हेल्प करता है। ठीक है सर हम जाएंगे दूसरा क्वेश्चन में कि एक पेशेंट कैसे पहचान करेगा कि गॉल ब्लैडर अटैक क्या है और गैस एसिडिटी क्या है। नॉर्मली जो गैस एसिडिटी जो बोलते हैं वो पेट का एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन के कारण होता है। उसमें रहता है कि थोड़ा कंटिन्यूस टाइप का पेन रहता है, और वो खाने के बाद अगर ड्यूडेनल अल्सर या है तो खाने के बाद पेन कम हो जाता है ऊपर। और जबकि गॉल ब्लैडर का दर्द जो होता है वो एपिसोडिक होता है, खाने के बाद आपको ज़्यादा होगा, वो मरोड़ टाइप का हो सकता है। जबकि एसिडिटी का पेन कंटिन्यूस रहेगा, ये थोड़ा मरोड़ने टाइप का और खाने के बाद ज़्यादा होता है। ठीक है सर। तो मैं तीसरा क्वेश्चन में जाऊंगी कि सर एक पुरानी बात है कि फेट 40 फीमेल, सर किस में ज़्यादा मतलब ये होने का चांसेस रहता है, यंग को या ओल्ड एज को सर। जी, ये कथन कुछ हद तक सही है, बिकॉज एक मेल के तुलना में एक फीमेल को 4 गुना ज़्यादा इंसिडेंस होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, क्योंकि उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हार्मोनल, क्योंकि उन लोग की प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन के कारण वो गॉल ब्लैडर स्टैसिस हो जाता है, उसके कारण स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ओबेसिटी भी फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो इन सब कारणों को मिला के एक 4F बोलते हैं, फर्टाइल फीमेल ऑफ 40s में गॉल ब्लैडर का स्टोन का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक सर। हम चौथा क्वेश्चन में जाएंगे। गर्ल स्टोन कैसे बनता है और ये हमेशा पेनफुल होता है क्या सर। जी, गॉल स्टोन बनने का 3 मुख्य साइंटिफिक रीज़न है। एक पहला बोलते हैं सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल, मीन्स हमारा जो कोलेस्ट्रॉल रहता है जो बाइल में, वो ज़्यादा स्लज बन जाता है, उसके अराउंड नाइडस बन के स्टोन बन जाता है। दूसरा कारण है इन्फेक्शन, जैसे साल्मोनेला टाइफी जैसा इन्फेक्शन जो यूजुअली गॉल ब्लैडर में होता है, उसके कारण इन्फेक्शन में ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं। और तीसरा है स्टैसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, मीन्स गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो एक्सपेल नहीं कर पाता अपना कंटेंट्स, और उससे स्टोन्स बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है सर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सर लोगों का एक कॉमन डाउट होता है कि एक पुरानी अनट्रीटेड गर्ल स्टोन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है क्या सर। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टोमेटिक यूजुअली हमेशा सभी में नहीं होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूजुअली 100 में से 10 लोगों को होगा। यूजुअली गॉल ब्लैडर सिम्टोमेटिक 10 से 15% ऑफ पॉपुलेशन में होता है। सारे गॉल ब्लैडर स्टोन ना हमेशा सिम्टोमेटिक होते हैं, ना हमेशा कैंसर में तब्दील होते हैं। कैंसर का रिस्क होता है अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ में है,
लंबे ड्यूरेशन से है, लाइक मोर देन 30 इयर्स अगर है और सिम्टोमेटिक है और हम ट्रीट नहीं करा रहे हैं उसको, और ऊपर से 60+ इयर्स ऑफ पॉपुलेशन में एल्डरली में ज़्यादा होता है गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस। ठीक है सर। तो हम सर एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे गॉल ब्लैडर कैंसर का कॉमन टाइप्स क्या है? मतलब पेशेंट में बहुत ही फियर्स होता है कि ये कैंसर है या नॉर्मल पॉलिप्स या स्टोन। देख, कैंसर का तो मोस्टली जो हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है वो एडिनोकार्सिनोमा रहता है। उसके अलावा अर्ली स्टेजेस जैसे मेटाप्लेजिया, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, ये सब भी प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। और गॉल ब्लैडर के कैंसर का हिस्टोलॉजिकल टाइप बोलें तो एडिनोकार्सिनोमा रहता है, कभी कभी स्क्वैमस सेल रहता है, बट मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा रहता है। लेकिन टाइप से ज़्यादा हमको स्टेज पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली स्टेज कैंसर रहने से उसके ट्रीटमेंट सर्जिकली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज या मेटास्टैटिक डिजीज स्टेज 4 होने से फिर उसका ट्रीटमेंट लिमिटेड रह जाता है। ठीक सर। वहीं कैंसर को लेके सर पूछना चाहूँगी कि कैंसर को साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है सर? क्यों उसका मतलब कभी पेशेंट को सिम्टम पता नहीं चलता है, तो इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे। यूजुअली गॉल ब्लैडर कैंसर ऐसा रहता है क्योंकि पेशेंट को यूजुअली या तो फिर माइल्ड पेन रहेगा या वो नेग्लेक्ट करेगा, उसके बाद वो लेटर स्टेज में प्रेजेंट करता है। और एज पर से जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत लेट स्टेज में ही सिम्टोमेटिक होता है। अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर यूजुअली असिम्टोमेटिक रहता है, माइल्ड पेन रहेगा, माइल्ड बर्निंग सेंसेशन रहेगा, जिसको पेशेंट उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और एडवांस स्टेज में जैसे जॉन्डिस होना, ज़्यादा पेट दर्द होना या पेट में पानी भरना, ऐसे कंडीशन में यूजुअली पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। अगर सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, अगर अल्ट्रासाउंड में पॉलिप्स या प्रोक्लिन गॉल ब्लैडर दिखते हैं तो ये कैंसर का इंडिकेट है क्या सर? पॉलिप्स यूजुअली हम लोग कहते हैं कि 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर से कम के पॉलिप्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं, उनको हम लोग सीरियली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन पॉलिप्स अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं और खास करके 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो वो हाईली मैलिग्नेंट, एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जैसा प्रेजेंट करता है। और पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर की जहाँ तक बात है, वो एक टर्म है जहाँ पे पूरा गॉल ब्लैडर कैल्सिफाइड जैसा दिखता है, हमको एक्सरे में या सीटी स्कैन में रेडियोडेंस जैसा दिखेगा, और वो एक प्री मैलिग्नेंट स्टेट है। नॉर्मल गॉल ब्लैडर से लगभग 30 से 50% ज़्यादा कैंसर के होने की चांस रहती है उसमें। ठीक सर। हम अभी उसका डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे सर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड काफ़ी है या सीटी एमआरआई भी ज़रूरी है? ये सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन जो असिम्प्टोमेटिक कोलिलिथियासिस बोलते हैं, उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड और एलएफटी काफ़ी है। अगर हमको एलएफटी में जैसे बिलिरुबिन बढ़ा मिला, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा मिला या जीजीटी बढ़ा मिला, तब हम सोच सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन स्लिप होके सीबीडी में आ गया है, तो जॉन्डिस हो गया है। तब हम लोग एक एमआरसीपी यूजुअली एडवाइस करते हैं, वो हमको डक्टल एनाटॉमी बड़ा अच्छा से दिखाता है। और अगर हमको कैंसर या फिर एम्पाइमा गॉल ब्लैडर, डिस्टेंट गॉल ब्लैडर या फिर और परफोरेशन की शिकायत मतलब ये शक रहता है, तब हम लोग यूजुअली सीटी कराते हैं। यूजुअली हम लोग हर पेशेंट में सीटी नहीं कराते हैं। सर ठीक। तो सर मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर लोगों में सर्जरी का खौफ बहुत रहता है, तो हमें जानना है कि लैप्रोस्कोपी की होल सर्जरी कैसे होता है और रिकवरी कैसे होता है सर? उसका टाइम कितना रहता है उसका रिकवरी का? जी, सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन की सर्जरी जो लैप कोलिसिस्टेक्टोमी है, वो सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी है जो की जाती है। ये यूजुअली सेफ रहती है और एक्सपीरियंस हैंड्स में इसका ज़्यादा इंजरी का चांस नहीं रहता है। एक एक्सपीरियंस सर्जन अगर करे तो यूजुअली पेशेंट 4 पोर्ट इंसिजन यूजुअली स्टैंडर्ड जो होता है उससे 3 छोटे छेद पेट में बना के हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टोमी कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग और पेशेंट की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जो एक सर्जन असेस करता है कि कब आइडियल टाइम है करने का। और यूजुअली बाइल डक्ट इंजरीज के चांस बहुत कम रहती है, 0.3% पर 100, मुश्किल से 1 में 300 में 1 को बाइल डक्ट इंजरीज की रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस हैंड्स में ये बहुत ही कम होती है। और जहाँ तक रिकवरी की बात है तो पेशेंट यूजुअली सेकंड डे में घर जा सकता है। हम लोग 1 दिन वॉच करते हैं और सेकंड डे हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक सर।
मैं वही सेम कैंसर के बारे में ही बात करूँगी। अगर कैंसर मिल जाए तो उसका करेक्टिव सर्जरी पॉसिबल है या केमो ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट ठीक है? जी, गॉल ब्लैडर कैंसर का सर्जरी ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी हम तब देते हैं जब कैंसर थोड़ा एडवांस स्टेज हो, उसको डाउन स्टेजिंग करना हो, या फिर मेटास्टैटिक या फिर पैलिएटिव कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जो कि उतना अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता नहीं है। अर्ली स्टेज होने से, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज में हम लोग रेडिकल कोलिसिस्टोमी करें जिसमें एडिक्वेट लिम्फ नोड क्लियरेंस हो और एडिक्वेट मार्जिन्स हो हमारे लीवर का, तो उससे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सर्वाइवल बेनिफिट हमारा हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ट्राई करें कि मतलब अगर कुछ भी सिम्टम्स रहे तो जल्दी या अर्ली प्रेजेंट करें, ताकि हम उसका एडिक्वेट स्टेजिंग करके ट्रीटमेंट कर सकें। सर ठीक। सर हम अभी मिथ के बारे में मतलब बात करूँगी, जैसे लोगों में ये खाने से ये एसिडिटी होता है, ये खाने से वो होता है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हम कभी एप्पल जूस, ऑलिव ऑयल या कुछ भी फ्लश डाइट लेते हैं तो उसमें कोई स्टोन्स डिजल्व्स होता है या कुछ मतलब ऐसा एसिडिटी फॉर्म करता है सर, उसके बारे में? जी, ऐसा कुछ तथ्य नहीं है कि कोई भी एप्पल जूस या कोई भी स्टोन को डिसॉल्व कर सकता है। एक मेडिसिन होती है डीऑक्सीकोलिक एसिड, जो यूडिलिव वगैरह जो ब्रांड आते हैं, उससे हम लोग का रहता है कि स्लज अगर है तो वो बनने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि बना हुआ स्टोन डिसॉल्व हो जाएगा, और स्टोन डिसॉल्व भी हो गया तो गॉल ब्लैडर की आपका स्टैसिस है, गॉल ब्लैडर आपका बीमार हो चुका है। तो एक तरह से गॉल ब्लैडर की सर्जरी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसॉल्व हो भी गया और फिर से स्टोन बन गया तो फिर से वो 100% स्टोन बनेगा ही, क्योंकि गॉल ब्लैडर ही आपका डिजीज है। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि गल ब्लैडर कैंसर कुछ स्पेसिफिक रीजन से होता है या कुछ सर कॉमन फैक्ट के बारे में जान? इंडिया में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न, क्योंकि यहाँ पे जो गैंजेस, जो गंगा के किनारे और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो बेल्ट बोला जाता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, उसमें इंसिडेंस पाया गया है कि यूजली अराउंड 8 टाइम्स ग्रेटर है कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन, यूएस पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये थोड़ा एंडेमिक है। इसका कारण हो सकता है कि यहाँ पे आर्सेनिक जो होता है वो पॉल्यूटेंट की तरह वो वहाँ गैंजेस प्लेन में ज़्यादा पाया जाता है, और एडल्टर्ड मस्टर्ड ऑयल, लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक सर, मैं अभी पूछना चाहूँगी कि कोई पेशेंट गल ब्लैडर रिमूव करने के बाद वो नॉन वेज खा सकता है या नहीं, या हमेशा छोड़ना पड़ेगा? इसके बारे में सर थोड़ा बोलेंगे? गॉल ब्लैडर निकालने के बाद यूजुअली बॉडी को अडेप्टेशन टाइम लगता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर में जो बैल स्टोर हो रहा था वो जगह है नहीं, तो बॉडी का जैसे लीवर और पित्त के जो नली सीबीडी बोलते हैं वो थोड़ा डायलेट होता है और वो अकोमोडेट करता है गॉल ब्लैडर के फंक्शन को। तो इनिशियली मैं एडवाइस करता हूँ यूजुअली 3 से 6 मंथ्स में थोड़ा परहेज में रहें, ज़्यादा बल्की और ऑयली फूड अवॉइड करें इनिशियली पोस्ट कोलेस्ट्रेक्टोमी, और धीरे धीरे आपका बॉडी अडेप्ट करता है तो आप नॉनवेज ऐसा ले सकते हैं, लेकिन उसको टेपर करना पड़ेगा। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सर्जरी के बाद डाइजेशन हेल्थ कैसा रहता है एक पेशेंट का? उसके मतलब कैसा खान पान और कैसा कुछ एक मेंटेन होना चाहिए, क्या आप उसके बारे में टिप्स देना चाहेंगे सर? हेल्थ टिप्स के बारे में बताइए सर। जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी या ऐसे भी हम लोग को जैसे फास्ट फूड, ऑयली मैदे का या फिर तला हुआ ऐसे अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड एंड ऑल। थोड़ा थोड़ा मिल्स लेना है, बल्क मील एक साथ नहीं लेना यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं।